एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकोज कमांडर्स। हम लोग 2 दिनों से ब्रीडिंग कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है सिलेक्शन और स्पेशली मास सिलेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? जब हम लोग किसी भी जेनेटिकली डाइवर्स पॉपुलेशन में से ऐसे प्लांट्स को चुनते हैं जिनमें हमारा कैरेक्टर ऑफ इंटरेस्ट हो, जैसे प्लांट्स हम लोग चुनना चाहते हैं, जैसे उनमें ऐसा कैरेक्टर्स हो जो आज के लिए ज़रूरी हो, या फिर जैसा वैरायटी हम रिलीज करना चाहते हैं उनमें पाना चाहते हैं, तो हम लोग सिलेक्शन करते हैं हमेशा ही ऐसे पॉपुलेशन से जिनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी हो। ठीक है, तो सिलेक्शन का 2 सबसे मेन कैरेक्टर इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया प्री रिक्विसाइट है, वेरिएशन इन द बेस पॉपुलेशन and the heritability of the character। हम लोग जो कैरेक्टर्स चुन रहे हैं उनमें हेरिटेबिलिटी भी तो होना चाहिए। अगर हेरिटेबल नहीं होगा कैरेक्टर, इन्वायरमेंट की वजह से होगा, जीन की वजह से नहीं होगा, तो फिर हम लोग वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ही नहीं, प्रोजेनी में आएगा ही नहीं, तो फिर वो सिलेक्शन तो बिना किसी काम का हो गया ना। तो इसलिए 2 कैरेक्टर्स है, 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वेरिएशन होना चाहिए उनमें और हेरिटेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि मास सिलेक्शन। सिलेक्शन का सबसे कॉमन फॉर्म है मास सिलेक्शन, जो कि पहले के ज़माने में वैरायटी रिलीज करने के लिए यूज किया जाता था। आज सिलेक्शन वैरायटी रिलीज करने के लिए नहीं किया जाता है मास सिलेक्शन, आज वैराइटल प्योरिफिकेशन के लिए या फिर प्योरलाइन वैरायटी के न्यूक्लियस सीड को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो मास सिलेक्शन, मास सिलेक्शन सबसे कॉमन फॉर्म है सिलेक्शन का, और इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स को सिलेक्ट करके फिर उनको बल्क करके अगले जनरेशन में ग्रो किया जाता है, यही है मास सिलेक्शन। अब नाम आता है कुछ साइंटिस्ट का जिन्होंने सिलेक्शन में अपना योगदान दिया था। ठीक है, जब मिड 18th सेंचुरी था, during mid 18th century there were many scientists, but the most common was von Mons, Andrew Knight, कूपर। ये लोग सिलेक्शन करके वैरायटीज बनाए हैं। ठीक है, और इतनी अच्छी वैरायटीज उन्होंने उस टाइम पे बनाई थी क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत था, सारा लैंड रेसेस थे या फिर वाइल्ड थे, तो उनमें उन्होंने सिलेक्शन किया था लैंड रेसेस से, या फिर जो लोकल वैरायटीज़ थी, जो वैरायटी उस टाइम तक नहीं था, तो वहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा था। उन्होंने उस टाइम में सिलेक्शन किया था मिड 18th सेंचुरी 1850s के अराउंड में। तो उस टाइम में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ बनाई। कुछ ऐसी वैरायटीज़ भी थी जो 1990 या फिर 2000 तक कल्टिवेशन में रही यूरोप में। ठीक है, एक और नाम आता है पैट्रिक सिरेफ। इन्होंने सिलेक्शन के ऊपर अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था कि सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि सिलेक्शन में हेरिटेबिलिटी का बहुत रोल है। हम लोग ये लामार्किज्म के अगेंस्ट थे, जो सब कह रहे थे उस टाइम में लामार्किज्म का बोलबाला था, तो उनके हिसाब से थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो एक बार कैरेक्टर आ गया वो हमेशा ही अगले प्रोजेनी में जनरेशन पर जनरेशन जाते रहेगा, इनहेरिट होते रहेगा। लेकिन पैट्रिक सिरेफ बताए कि नहीं, ये नहीं है, ये नहीं पॉसिबल है। जो हेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं वही सिर्फ इनहेरिट होगा, नॉन हेरिटेबल कैरेक्टर नहीं। और जो कैरेक्टर्स जीन से रेगुलेट हो रहा हो, एनवायरनमेंट से की वजह से अगर कोई कैरेक्टर शो हो रहा है प्लांट में, तो वो इनहेरिट नहीं होगा। इस पर इन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था कि कैसे सिलेक्शंस हेरिटेबल है और कैसे हेरिटेबल नहीं है। एक और साइंटिस्ट का नाम आता है हॉलेट। इन्होंने भी सिलेक्शन किया था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सिलेक्शन कर रहे थे, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन या फिर सिंगल प्लांट सिलेक्शन। ये नहीं लगता, ये कहीं ना कहीं प्योरलाइन सिलेक्शन का सबसे बेसिक फॉर्म था कि जो सबसे बेस्ट प्लांट हो, पूरे फील्ड का एक सबसे बेस्ट प्लांट लेंगे, उसमें भी ऐसा प्लांट उसमें जो सबसे बेस्ट टिलर होगा, जो सबसे बेस्ट
स्पाइक होगा, उसमें भी सबसे जो बेस्ट ग्रेन होगा। इस तरह से उन्होंने एक चुना, सिंगल पेरेंट प्लांट चुना या सिंगल सीड चुना, जिससे उन्होंने, और मोस्टली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में ये कर रहे थे, तो उन्होंने उससे फिर बनाया पूरा वैरायटी। तो प्योर लाइन सिलेक्शन का सबसे इनिशियल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था हॉलैंड साहब ने। इनका आया था 1873 में, नहीं 1857 में। पैट्रिक सिरेफ का आया था 1873 में। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं विल्मोरिन। विल्मोरिन को तो हम सब लोग जानते हैं, लुइस टी विल्मोरिन। इन्होंने प्रोजेनी सिलेक्शन दिया। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग ये देखें कि उनके प्रोजेनी कैसे हैं। किसी भी प्लांट का रियल वैल्यू तभी पता चलेगा जब उनके प्रोजेनी भी अच्छे हैं। ओके, तो प्रोजेनी सिलेक्शन उन्होंने दिया। और प्रोजेनी सिलेक्शन के दो एस्पेक्ट्स थे। एक तो ये कि प्लांट होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। अगर होमोजाइगस होगा तो सारा प्रोजेनी जो होगा वो सिमिलर होगा, तो वो सिलेक्शन काम का है। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस होगा तो 50% प्लांट, तो ऐसे ही दूसरा होगा, उसमें रिसेसिव जीन होगा या फिर ऐसा होगा जो हिडन कैरेक्टर्स होगा, नहीं दिखेगा, तो वो ड्यू टू द टाइप नहीं होंगे। उसके बाद हेरिटेबिलिटी कैसा है, अगर कोई कैरेक्टर हेरिटेबल है तो वो प्रोजेनी में भी जाएगा, तो जीन का हेरिटेबिलिटी भी पता चल गया, जो कैरेक्टर हम लोगों का है उसका भी हेरिटेबिलिटी पता चल गया। तो ये बताया विल्मोरिन साहब ने। एक और नाम आता है जोहानसन का। इन्होंने बताया था कि जो हम लोग प्योर लाइन वेराइटीज बनाते हैं उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन कैसा हो, जेनेटिक बेसिस कैसा हो। तो प्योर लाइन वेराइटीज का जेनेटिक बेसिस के बारे में इन्होंने बताया 1903 में। ठीक है, इससे पहले प्योर लाइन का सबसे पहले हॉलैंड ने बताया था कि इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन या सिंगल प्लांट सिलेक्शन के बारे में। लेकिन उसके बाद कि प्योर लाइन ठीक है, ये है, लेकिन इसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन कैसा होगा, होमोजाइगस होगा, हेटेरोजाइगस होगा, होमोजीनियस होगा, हेटेरोजीनियस होगा, तो ये बताया जोहानसन साहब ने। अब देखो 4 टर्म आता है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजाइगस सबसे पहले, अगर किसी भी जीन का 2 एलील सिमिलर हो तो वो होमोजाइगस होगा। जीन का 2 एलील डिफरेंट हो तो वो हेटेरोजाइगस होगा। यानी जब जाइगस की बात हो रही हो, जाइगस, तो वो एलील्स की बात हो, यानी कि जाइगस से क्या लगता है, जाइगोट। तो जाइगोट में क्या होता है, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, तभी तो जाइगोट बनता है। तो यानी कि एक प्लांट में दोनों ही जीन सेम है या डिफरेंट है, ये डिसाइड होगा जाइगस से। लेकिन जब होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस की बात कर रहे हैं तब पूरे पॉपुलेशन की बात करेंगे कि एक फील्ड में जो पॉपुलेशन है वो सारा सिमिलर है या डिफरेंट है। अगर एक फील्ड में हम लोग जा रहे हैं सारा प्लांट सेम दिख रहा है तो वो हो जाएगा होमोजीनियस। अगर वेरिएशन है, जो मास सेलेक्टेड वेराइटीज होती है उनमें वेरिएशन होता है, वो सेम नहीं दिखते हैं, तो वो होता है हेटेरोजीनियस। प्योर लाइन वेराइटी होमोजीनियस होता है और मास सेलेक्टेड वेराइटी हेटेरोजीनियस होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि प्योरली मास सिलेक्शन है क्या, कैसे करते हैं मास सिलेक्शन, इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और फिर इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, पहले कहाँ यूज करते थे और अब कहाँ यूज करते हैं। देखो मास सिलेक्शन का यूज तो पहले वैरायटी रिलीज करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज वैरायटी रिलीज करने के लिए नहीं किया जाता है, अब सिर्फ वैराइटल प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब तो इतना डाइवर्सिटी नहीं रहा ना कहीं तो डाइवर्सिटी लॉस हुआ है, और अब लैंड रेसेस से हम लोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम लोग अब जो ब्रीडिंग करते हैं वो ऑब्सोलेट कल्टीवार से करते हैं या फिर जो मॉडर्न कल्टीवार है उनसे हम लोग करते हैं, ताकि हम लोग को फ्यूचर के लिए अच्छे ब्रीडिंग मटेरियल या फिर अच्छे वेराइटीज मिल सके। ठीक, तो मास सिलेक्शन
सबसे पहले हम लोग मास सिलेक्शन का प्रोसीजर देखते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं, फिर देखेंगे कि इनके मास सेलेक्टेड वेराइटीज के फीचर्स क्या क्या होते हैं। मास सिलेक्शन सबसे पहले क्यों कर रहे थे? वेराइटल प्यूरिफिकेशन के लिए। हम लोग का कोई वेराइटी है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं वीट का एक वेराइटी है 2967, ठीक है, बहुत पॉपुलर वेराइटी है, हर जगह लगाया जाता है। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ गई, कुछ मिक्सचर आ गया। अब जो कर्नल में जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं उनको है कि नहीं इसका ना प्योर ओरिजिनल वेराइटी जो था वैसा बनाना है, तो ये एक प्लॉट में लगाए। अब इसमें मास सिलेक्शन करेंगे, इसलिए तो यूज करते हैं ना मास सिलेक्शन का। उन्होंने किया, एक फील्ड में इन्होंने लगाया, फिर इन्होंने देखा कि इसमें से वो सिलेक्शन करेंगे। अब इस वैरायटी का कुछ कैरेक्टर्स होगा, इसका प्लांट हाइट अप्रॉक्स इतना सेंटीमीटर होता है, इसमें ग्रेन का लेंथ इतना है, स्पाइक लेंथ इतना है, या फिर टिलर्स ऐसे हैं, या फिर जो भी कैरेक्टर्स है, मैच्योरिटी ड्यूरेशन कितना है, तो इस तरह से नंबर ऑफ ग्रेन्स पर स्पाइक कितना है, तो इस तरह से जो भी कैरेक्टर्स होगा उसको वो इन्वेस्ट किए। अब इस प्लॉट में से जो जो प्लांट्स ऐसे हो जिनमें वो सारे कैरेक्टर्स मिल रहे हों और आपस में सिमिलर भी हों, उनको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 200 to 2000 प्लांट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, 200 से 2000 प्लांट सेलेक्ट करेंगे, ऐसे जो ओरिजिनल वैरायटी के जैसा हो। फिर जब ये मैच्योरिटी आएगा तो इनको हार्वेस्ट करके बल्क कर लेंगे या फिर कंपोजिट करने एक जगह सबको जमा कर लेंगे। बल्किंग यही होता है कि सारा जो सिलेक्टेड प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल ये अच्छा है, वैसा है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, तो ये सारा हमने सेलेक्ट किया, फिर उसको हम लोग बल्क कर लिए, रख लिए। अगले साल, ये फर्स्ट ईयर में होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा, अब जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं उनको कुछ अलग अलग प्लॉट्स में लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगा दिए उनको। फिर इनको चेक्स के साथ ग्रो करेंगे, जो चेक वैरायटी होंगी उनके साथ। एक ही चेक नहीं, 2-3 चेक यूज किया था, अलग अलग, किस रीजन के लिए, उस रीजन के लिए जो भी चेक्स वैरायटी हो जो उस टाइम में वहाँ की पॉपुलर वैरायटीज हैं उनको चेक की तरह यूज किया जाता है। क्योंकि देखो किसी भी वैरायटी को रिलीज करने के लिए एक प्राइमरी कंडीशन होता है कि अभी जो मार्केट में जो वैरायटी है, जो सबसे अच्छी वैरायटीज हैं उनसे अच्छा होना चाहिए, तभी वैरायटी रिलीज किया जाता है। जो वैरायटी रिलीज कमेटी है वो वैरायटी को तभी रिलीज करेगा जब उससे अच्छी, जो अभी मार्केट में वैरायटी उससे अच्छी वैरायटी बना के लाते हैं, नहीं तो वैसे तो है ही, तो फार्मर उनको क्यों खरीदेगा, तो फिर उस पर इतना पैसा क्यों लगाना उस प्रोजेक्ट पे। ये फॉर एग्जांपल X1 है एक चेक, X2 है, X3 है, तो ये चेक लगा दिया। अब वो देख रहे हैं कि ये चेक से ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब इस चेक से जो अच्छे प्लांट से नहीं है, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया। ये हुआ सेकेंड ईयर में, ठीक है। इस टाइम में जो चेक के साथ लगा रहे हैं इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल। प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल या फिर सीधे प्रीलिमिनरी ट्रायल भी बोलते हैं, कभी कभी इसको इनिशियल इवैल्यूएशन ट्रायल भी बोलते हैं, इनिशियल इवैल्यूएशन ट्रायल, ठीक है। तो ये ट्रायल किया कि हमने चेक के साथ लगाया है, ये हमेशा ही उसी जोन में लगाया जाता है, कहीं और नहीं, ये अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं, लेकिन अगर करनाल में लगा रहे हैं तो 200-500 मीटर या 5-10 किलोमीटर, 20-50 किलोमीटर में लगा रहे हैं, 20-30-50 किलोमीटर में, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हरियाणा का वैरायटी ले जाकर के हम तमिलनाडु में या केरला में या फिर महाराष्ट्र में लगा रहे हैं, नहीं, हम लोग उसी रीजन में लगा रहे हैं, विद इन द जोन। ओके, फिर आता है थर्ड ईयर। अब अगर यहाँ से जो सेलेक्ट हुआ, ठीक है, उन प्लांट्स को
हम लोग अगले साल लगाएंगे 3 से 5 साल तक, 3rd to 5th ईयर इनको मल्टी लोकेशनल ट्रायल में रखेंगे। ठीक है, मल्टी लोकेशन। अब जैसे ये हरियाणा में था, अब एक को हमने महाराष्ट्र भेज दिया, कुछ को गुजरात भेज दिया, तमिलनाडु भेज दिया, कर्नाटका भेज दिया, इस तरह से वो अलग अलग जगह भेज दे। कहीं किसी को वेस्ट बंगाल भेज दे। मतलब जो मल्टी लोकेशंस है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स के मल्टी लोकेशन पे उनके ब्रांचेस सेंटर्स है ना, तो वहाँ या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इस तरह से उनको मल्टी लोकेशनल ट्रायल के लिए भेजा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इनको चिक्स के साथ ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि वो किन स्टेट्स में अच्छा ग्रो कर पा रहे हैं। अगर वो कर्नाटका में अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है तो कर्नाटका में नहीं होगा, गुजरात में हो रहा है अच्छा, महाराष्ट्र में अच्छा हो रहा है, तमिलनाडु में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये उसके बाद डिक्लेयर हो जाएगा कि इस वैरायटी को महाराष्ट्र और गुजरात में रिलीज कर सकते हैं एट द एंड ऑफ 5th ईयर। सो 5th ईयर में ये डिसाइड होगा। मल्टी लोकेशनल ट्रायल 3 साल का होता है। ठीक है, जो इनिशियल इवैल्यूएशन ट्रायल होता है वो सिर्फ 1 साल का होता है, 1 ईयर, जबकि मल्टी लोकेशनल ट्रायल 3 ईयर्स का होता है। फिर हम लोग को पता चल गया कि किस रीजन के लिए, अगर इसने हर जगह अच्छा परफॉर्म किया तो ये पूरे इंडिया के लिए अच्छा वैरायटी होगा, पूरे इंडिया के लिए रिलीज किया जाएगा। तो फिर यहाँ पे नाम दिया जाता है। फिर 6th ईयर में जो सेलेक्ट हुआ, जो स्ट्रेन सेलेक्ट हुए हैं, उस तरह से उनको महाराष्ट्र और गुजरात के लिए वैरायटी रिलीज कर दिया जाएगा और 6th ईयर उनको सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया जाएगा। किसी भी वैरायटी को रिलीज होने के बाद 2 साल मिलता है सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, ताकि वो फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है कि 3rd और 5th ईयर में जब हम लोग मल्टी लोकेशनल ट्रायल कर रहे थे तब 2 और ट्रायल किया जाता है। एक तो डिजीज रेजिस्टेंस ट्रायल, ताकि डिजीज, पेस्ट और बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस, वो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर से वो रेजिस्टेंट हैं या नहीं। और एक होता है क्वालिटी ट्रायल। वीट है तो वीट का क्या ग्लूटीन स्ट्रेंथ कैसा होगा, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इसके क्वालिटी ब्रीडिंग में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलसेंके वैल्यू होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, मिक्सोग्राम वैल्यू होता है, इस तरह से बहुत सारा कुछ है जो क्वालिटी में आता है। और हर क्रॉप का कुछ कुछ क्वालिटीज है। तो क्वालिटी ट्रायल और रेजिस्टेंस ट्रायल ये दोनों मल्टी लोकेशनल ट्रायल के ही टाइम में होता है, जो मल्टीपल स्टेशंस पे होता है। ठीक है, 2nd ईयर में प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल, इनिशियल इवैल्यूएशन ट्रायल था। इसको स्टेशन ट्रायल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जहाँ ब्रीडिंग हो रहा है, ओरिजिनल ब्रीडिंग जहाँ हो रहा है वहीं पे हो रहा है, विद इन द स्टेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज मल्टी लोकेशनल ट्रायल। ओके, इट इज ऑफ 3rd ईयर, इट टेक्स 3 years. So this is all about the procedure of mass selection. Now we will see the features of the mass selected variety. इस पूरे प्रोसेस के बाद जो हम लोग को वैरायटी मिला उसका क्या फीचर्स हैं, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोसीज्योर में कि बहुत सारे प्लांट्स को मिक्स करके हम लोग ग्रो कर रहे थे, और जो आ रहा था सबसे अच्छा अलग अलग ट्रायल्स में उसको हम लोग आगे ग्रो कर रहे थे। तो इसके क्या फीचर्स होंगे, जो वैरायटी बनेगा वो कैसा होगा, होमोजाइगस होगा या होमोजीनियस होगा, हेट्रोजाइगस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। अब देखो, अगर हम लोग सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की बात करें तो ये मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन्स होता है, ठीक है, यानी कि प्योर लाइन है तो होमोजाइगस तो हो गया, लेकिन मिक्सचर है तो हेटेरोजीनियस होगा, यानी कि होमोजाइगस एंड हेटेरोजीनियस। ठीक है, अगर क्रॉस की बात करें तो ये मिक्सचर ऑफ सेवरल होमोजाइगोट्स एंड हेटेरोजाइगोट्स होगा, क्योंकि बहुत सारे होमोजाइगोट्स इसमें मिक्स होंगे ना। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में तो सारा प्लांट सिमिलर होता नहीं है, वेरिएशन होता है, तो वहाँ पे होमोजाइगोट्स भी होंगे और हेटेरोजाइगोट्स भी होंगे। होमोजाइगोट्स एंड हेटेरोजाइगोट्स बोथ विल प्रेजेंट इन दैट।
and the mixture become the heterogeneous. Okay, याद रखना कि मास सिलेक्टेड वैरायटीज हालांकि सेल्फ क्रॉस दोनों में होता है, लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल है क्रॉस पॉलिनेटेड में। अगर कोई एक ऑप्शन में चुनना हो तो हम लोग हमेशा क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। अब जब ये मिक्सचर है, इतना सारा मिक्सचर है, अगर सेल्फ में तो भी मिक्सचर है, क्रॉस में तो भी किसी न किसी तरह से मिक्सचर ही है, तो जब मिक्सचर है तो इसमें अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जेनेटिक बेस ब्रॉड हो गया ना। अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया क्योंकि इसमें जेनेटिक बेस ब्रॉड है, ठीक है। अब जब जेनेटिक बेस ब्रॉड है तो और क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे इसके? जेनेटिक बेस ज़्यादा है यानी कि इसका बफरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा। अगर कोई डिजीज आ रहा हो, किसी भी तरह का कोई इफेक्ट आ रहा हो, तो इसके जीन्स में चेंज जल्दी नहीं होगा, जिसके जेनेटिक कंपोजिशन में जल्दी चेंज नहीं होगा, इसका बफरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा। कैपेसिटी विल हाई। डिजीज रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा क्योंकि मिक्सचर है। अगर फॉर एग्जांपल 20-25 टाइप का जीनोटाइप है तो कोई एक लाइन ससेप्टेबल हो भी गया तो बाकी सारा तो रेजिस्टेंट होगा। तो इस तरह से वो नए डिजीज से या फिर कोई भी नया डिजीज पेस्ट पैथोजन आ रहा है तो उससे ये रेजिस्टेंट भी रहेगा इन कंपैरिजन टू प्योर लाइन। प्योर लाइन में सारा प्लांट सिमिलर होता है, तो जब सिमिलर है तो उसको किसी भी नए डिजीज से अफेक्टेड होने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन मास सेलेक्टेड वैरायटी में ऐसा नहीं है, यहाँ मिक्सचर है, जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो किसी नए पैथोवार से अफेक्टेड होने का इसका चांस बहुत ही कम होता है, ठीक है। लेस प्रोन टू न्यू डिजीज एंड पेस्ट। न्यू डिजीज एंड पेस्ट, ठीक है। और भी कुछ कैरेक्टर्स है इसमें। अडेप्टेशन ज़्यादा है, बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, उसके बाद हाँ जेनेटिक बेस भी इसका ब्रॉड है, इसलिए जो भी कैरेक्टर्स होते हैं ब्रॉड जेनेटिक बेस वाले पॉपुलेशन के वो सारा इनके पास होगा। नाउ टाइप ऑफ मास सिलेक्शन। There are two types of mass selection: positive mass selection and negative mass selection. Types. दो टाइप क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? अगर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं ऐसा कि हमने सेलेक्ट किया, यानी कि एक पूरा फील्ड है बड़ा सा, उसमें से हमने 50 प्लांट सेलेक्ट कर लिया जो अच्छे थे, जिनके पास हमारा कैरेक्टर ऑफ इंटरेस्ट था, और उनको हम लोग कंबाइन करके एक जगह जमा करके, यानी कि उसको बल्क करके और फिर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पॉजिटिव मास सिलेक्शन हो, यानी कि पॉजिटिवली हमने सिलेक्शन किया, अच्छे प्लांट्स को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये यूज किया जाता है न्यूक्लियस सीड के प्रोडक्शन में। जो सबसे पहली बार न्यूक्लियस सीड बनता है तो वहाँ पे पॉजिटिव मास सिलेक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर वेराइटल मेंटेनेंस के लिए भी यूज किया जाता है, फॉर वेराइटल मेंटेनेंस। द नेगेटिव मास सिलेक्शन इज यूज्ड इन केस ऑफ न्यूक्लियस सीड प्रोडक्शन। न्यूक्लियस सीड को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। किसी भी वैरायटी को अगर प्यूरिफाई करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें से जो ऑफ टाइप प्लांट्स हैं उनको बस निकाल के हटा देंगे, ठीक है। जो ऑफ टाइप प्लांट्स है उनको बस निकाल के हटा दे रहे हैं, तो ये हो गया नेगेटिव मास सिलेक्शन। यहाँ पे इस दोनों में सबसे कॉमन बात यही है कि पॉजिटिव मास सिलेक्शन में अच्छे प्लांट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, जबकि नेगेटिव मास सिलेक्शन में हम लोग रॉगिंग कर रहे हैं, जो ऑफ टाइप प्लांट है उनको रिमूव कर रहे हैं।
अब देखो, मास सिलेक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि बहुत ही लो मेंटेनेंस ब्रीडिंग मेथड है। अगर कोई ब्रीडर, कोई भी साइंटिस्ट मास सिलेक्शन कर रहा है कि कोई इसका प्रोजेक्ट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं है, वो बाकी सारे प्रोजेक्ट पे ज़्यादा टाइम दे पाता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईजी मेथड है। ठीक है, इसमें सिर्फ 6 साल ही लगता है। हमने देखा कि छठे साल में हम लोग सीड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो छठे साल में ये किसान के पास पहुंच जाएगा, 6 या 7 साल में। ठीक है, तो ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। इसमें हम लोगों को बहुत सारा कोई क्रॉसिंग नहीं करना पड़ता है, जो आर्टिफिशियल क्रॉसिंग्स करने पड़ते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रीडर्स का एफर्ट लगता है, वो भी नहीं लगता है, तो इसलिए ये ईजी रहेगा। तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं कि हम लोग बहुत इजीली इसमें वैराइटल मेंटेनेंस कर सकते हैं या फिर वैरायटी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसका एक और कैरेक्टर है कि ये मास सिलेक्शन हमेशा ही ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स, ओलिगोजेनिक जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब कुछ डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स क्या क्या है कि जब हम लोग मास सेलेक्टेड वैरायटी ले रहे हैं, मतलब उनका हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उनमें पॉलिनेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। प्लांट तो हमने मदर प्लांट देखा, ठीक है, जो मेल पेरेंट है वो कहाँ से आ रहा है, तो पॉलिनेशन पे कोई नो कंट्रोल ओवर द पॉलिनेशन। ठीक है, उसके बाद कोई प्रोजेनी टेस्ट भी नहीं किया जाता है। रिमोरिन साहब ने तो बहुत पहले कर दिया था कि बिना प्रोजेनी टेस्ट के आप कैसे बता पाएंगे कौन सा सिलेक्शन अच्छा है, प्रोजेनी ही उसका रियल वैल्यू होता है। लेकिन फिर भी जो जनरल मास सिलेक्शन के मेथड्स हैं उनमें प्रोजेनी टेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, और जो सिलेक्शन होता है वो फिनोटाइप के हिसाब से होता है, कोई जीनोटाइप है नहीं। तो फिनोटाइप तो इन्वायरमेंट की वजह से भी अच्छा आ सकता है। अगर किसी फील्ड में थोड़ा गड्ढा जैसा है, थोड़ा सा लो लैंड है, वहाँ सारा यूरिया बह के चला गया और फिर वहाँ पे प्लांट का हाइट ज़्यादा होगा, तो फिर हो गया ना, तो इन्वायरमेंट का असर हो गया वहाँ पे। या फिर कुछ है वहाँ पे प्लांट है, कुछ ऐसा छाया है या कुछ और भी है, बंड के किनारे है, जिसकी वजह से बगल वाले खेत से थोड़ा पानी आ जाता है या कुछ फर्टिलाइजर आ जाता है, कुछ डिजीज आ जाता है। तो इस तरह से वो फिनोटाइप के हिसाब से सिलेक्शन करता है, और फिनोटाइप के हिसाब से क्या पता कि प्रोजेनी सिलेक्शन करता नहीं है। तो इस तरह से ये कुछ डिमेरिट्स हैं। हालांकि ये प्रोजेनी टेस्ट के लिए जो एलार्ड साहब हैं 1960s के टाइम के सबसे अच्छे प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा था कि मास सिलेक्शन में हम लोगों को प्रोजेनी टेस्ट करना चाहिए। इन्होंने जितनी भी वैरायटीज रिलीज किया, इनका जितना भी प्रोजेक्ट था उस सब में ये प्रोजेनी टेस्ट करते थे। ठीक है, तो जब प्रोजेनी टेस्ट को हम लोग मास सिलेक्शन के प्रोसीजर में देखेंगे तो वहाँ पे 1 साल बढ़ जाएगा। जो दूसरे साल में हम लोग सिलेक्शन करके, पहले ही साल में सिलेक्शन करने के बाद जो बल्क कर रहे थे, वहाँ पे एलार्ड साहब ने कहा है कि हम लोग उसको बल्क नहीं करेंगे, सारे प्लांट्स को जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उनको इंडिविजुअली हार्वेस्ट करेंगे और पहले साल में उनको ईयर टू रो में ग्रो करेंगे। जो प्लांट या जो जिस हम लोग स्पाइक से कर रहे हैं ना, स्पाइक से ईयर टू रो दे रहे हैं, तो उस स्पाइक, जिस स्पाइक में वेरिएशन आएगा उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, पूरे लाइन को ही डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, सारा प्लांट सिमिलर आना चाहिए, जो सिमिलर आएगा उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो ये प्रोजेनी टेस्ट इन्होंने दिया था। एलार्ड ने कहा था कि मास सिलेक्शन में भी होना चाहिए, लेकिन जनरली मास सिलेक्शन के प्रोसीजर में प्रोजेनी टेस्ट नहीं होता है। एलार्ड वाले मेथड से करेंगे तो 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और है कि जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं हो या किसी और तरह का, ये जो डिमेरिट्स हैं इनको कवर करने के लिए कुछ मेथड्स अपनाए गए, इनको हम लोग बोलते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ मास सिलेक्शन। मॉडिफिकेशंस, क्या क्या मॉडिफिकेशन किया गया, क्या था कि नो कंट्रोल ओवर द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पे कोई कंट्रोल नहीं था, तो एक मॉडिफिकेशन किया गया कि जो इंफीरियर प्लांट्स हैं उनको रिमूव कर दो।
रिमूव इंफीरियर प्लांट्स। ठीक है, जो भी इंफीरियर प्लांट्स हैं फील्ड में उनको रिमूव कर दो। तो क्या होगा कि इंफीरियर प्लांट से तो पॉलन नहीं आएगा, बस इतना सा करना है। तो पॉलन नहीं आएगा तो पॉलिनेशन पे एक हद तक तो कंट्रोल हो गया। या फिर पॉलिनेशन के लिए अगर हम लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं तो जो अच्छे प्लांट्स हैं उनका पॉलन हम लोग जमा करके फिर उससे पॉलिनेशन कराएं। तो इसमें पॉलिनेशन कराना होगा, तो इससे अच्छा है कि इंफीरियर प्लांट्स को रिमूव कर दें। एक और आया कि यूज ऑफ कंपोजिट पॉलन। कि जो फील्ड के सबसे अच्छे प्लांट्स हैं उनको सेलेक्ट करो और उनके पॉलन को जमा करके फिर सारे प्लांट को पॉलिनेशन कराओ। ठीक है, और एक थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है ग्रिड मेथड ऑफ मास सिलेक्शन। ग्रिड मेथड ऑफ मास सिलेक्शन, और ये दिया था गार्डनर साहब। देखो याद रखना, जी से ग्रिड है, जी से गार्डनर है, ग्रिड गार्डनर, ग्रिड गार्डनर। ठीक है, इन्होंने कहा ऐसा क्या है, ग्रिड मेथड मतलब क्या, इसका दूसरा नाम है स्ट्रेटिफाइड मास सिलेक्शन। स्ट्रेटिफाइड मास सिलेक्शन, इन्होंने पूरे फील्ड का छोटे छोटे टुकड़ों में स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया। स्ट्रेटा क्या होता है कि लेवल्स में बांटना। ठीक है, इतना बड़ा फॉर एग्जांपल फील्ड है, ठीक है, पहले ऐसे बांट दिया उन्होंने, फिर ऐसे बांट दिया। ठीक है, फिर ये जो एक प्लॉट बना, फॉर एग्जांपल ये एक प्लॉट बना, इस प्लॉट में भी उन्होंने बंटवारा किया ऐसे ऐसे, फिर ये छोटा सा वो इसमें भी बंटवारा उन्होंने किया। इस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो स्ट्रेटिफिकेशन में उन्होंने क्या किया कि ऐसे प्लॉट को बांटा उन्होंने कि हर प्लॉट में 25 से 50 प्लांट थे। ठीक है, अब जब हर प्लॉट में मोस्टली 25-50 या 40 से 50 होता है कहीं कहीं, तो 40 से 50 प्लांट थे हर प्लॉट में, और उसके बाद उन्होंने हर प्लॉट से कुछ कुछ प्लांट सेलेक्ट किया। ठीक है, इसका क्या फायदा क्या है कि अगर ये वाला कोना पूरे फील्ड का ये कॉर्नर थोड़ा लो लैंड है, थोड़े नीचे है, ढलान पे है, तो क्या होगा कि उधर की तरफ ऐसे क्या था, फर्टिलाइजर्स उधर चला जाता था या फिर कुछ भी सोइल का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बिगड़ गया है, तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि हर प्लॉट से थोड़ा थोड़ा प्लांट सेलेक्ट करना है और बाकी सबको डिस्कार्ड कर देना है। बस ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा प्लांट डिस्कार्ड ना हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि हर प्लॉट में 40-50 प्लांट था, ऐसे छोटा छोटा प्लॉट उन्होंने बांट लिया, स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया और हर प्लांट से प्लांट सेलेक्ट किया हर प्लॉट से। तो इससे एनवायरनमेंट का यानी कि सोइल हेटेरोजेनिटी को उन्होंने ख़त्म कर दिया। हर जगह से जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो अब इस वाले प्लॉट से जो सिलेक्शन होगा, यहाँ जो अच्छे प्लांट है वो भी आ गए, यहाँ जो है वो भी आ गए, इस वाले प्लॉट में जो अच्छा है वो भी आ गया। तो इस तरह से क्या होगा कि एक अच्छा कॉम्पोजिशन आ जाएगा और इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो ये है ग्रिड मेथड ऑफ मास सिलेक्शन, और ये मास सिलेक्शन का सबसे अच्छा मॉडिफिकेशन माना जाता है, जो कि गार्डनर साहब ने दिया था 1962 में, आई थिंक, हाँ 1962 में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मास सिलेक्शन, and in next class we will study about the pure line selection. Okay, thank you. And if you like this video, if you like the lecture, if you like the topic, then like the video and subscribe the channel and share to your friends too. Okay, thank you.